हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चित्रकूट एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम नया अध्याय स्टार्ट करेंगे जो कि है जनन, रिप्रोडक्शन। किस प्रकार से जीवों में जनन होता है और जनन कितने प्रकार का होता है, जनन की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जनन को विस्तार पूर्वक पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं जो जनन को समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जीवों को जनन की आवश्यकता क्यों होती है। जीवों को जीने के लिए, जैसे कि आपने जैव प्रक्रम में पढ़ा था कि जीवों को जीने के लिए तथा शारीरिक क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए, विकास के लिए 4 प्रकार के प्रक्रमों की आवश्यकता होती है, जिसमें से आपने चारों प्रक्रमों को विस्तार पूर्वक पढ़ा था। पहला था पोषण, जिसके माध्यम से जीव भोजन ग्रहण करता है तथा उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। दूसरा था श्वसन, जिसमें जीव वातावरण से श्वास लेता है। और तीसरा प्रक्रम था परिसंचरण या वहन, जिसके अंतर्गत जीवों के शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है और उसके माध्यम से कई प्रकार के आवश्यक पदार्थों का भी संवहन होता है। चौथा प्रक्रम था उत्सर्जन। अब जनन की आवश्यकता क्यों होती है? क्या यदि जीव जनन नहीं करेगा तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसे कि उसे जीने के लिए इन 4 प्रक्रमों की आवश्यकता है। यदि वह 4 प्रक्रम ही करता है तो वह जीव, उस जीव का अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन जनन क्यों आवश्यक है, तो इसको आप समझिए कि यदि वह यही सिर्फ 4 प्रक्रम करेगा तो सिर्फ उसी जीव का अस्तित्व रहेगा, और जिस दिन उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा या जीवन काल खत्म हो जाएगा, उसके बाद उस जीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपनी जैसी प्रजातियों को प्रकृति में बनाए रखने के लिए, उनकी निरंतरता बनाए रखने के लिए जीवों को जनन की आवश्यकता होती है। जैसे कि जनन की जीवों को खुद के जीवन काल में आवश्यकता क्यों होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि क्या यदि जीव जनन नहीं करेगा तो उसके जीवन काल में उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो उसके जीवन काल में उस जीव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियां या आने वाले भविष्य में उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा यदि वह जीव जनन प्रक्रिया के माध्यम से नई संतानों की उत्पत्ति नहीं करता। जैसे कि यदि कोई प्रजाति है, किसी प्रजाति का कोई जीव है, यदि उसने जनन नहीं किया तो शायद आप उसे, उसका जीवन काल खत्म होने के पश्चात आप उसको नहीं देख पाएंगे, नहीं देख सकेंगे। ये जो प्रजातियां हैं जो आपके आसपास के वातावरण में या जो इस समय प्रकृति में मौजूद हैं, ये जनन प्रक्रिया के माध्यम से ही यहाँ तक पहुँची हैं। यदि इनके पूर्वजों ने जनन नहीं किया होता, नई संतानों की उत्पत्ति नहीं की होती, तो आज यह अस्तित्व में नहीं होती, या फिर हमारे और आपके सामने दृष्टिगोचर नहीं होती। हम इन प्रजातियों को नहीं देख पाते। जनन जीवों में एकल टाइप का होता है, एकल टाइप का जनन होता है। कोई भी जनन अपने द्वारा या अपने समान नई संतानों की उत्पत्ति करने के लिए होता है। किसी स्पीशीज में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। किसी स्पीशीज में पाए जाने वाले जीवों की संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। जैसे यदि उस स्पीशीज की
जीव या पूर्वज जनन नहीं करेंगे तो उस स्पीसीज का अंत हो जाएगा और कुछ समय बाद उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जनन करने वाले जीव, जो जीव जनन करते हैं वह लगभग अपने समान संतानों की ही उत्पत्ति करते हैं। उनमें कुछ भिन्नता होती है। भिन्नता क्यों होती है इसको आगे देखेंगे। जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक आगे देखेंगे। जीवों में जनन किस प्रकार से होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, किस क्रियाविधि के माध्यम से होता है और कौन कौन से प्रक्रम या कौन कौन सी प्रक्रियाएं जनन के दौरान होती हैं। तो विभिन्न जीवों की संरचना, आकार या आकृति समान होने के कारण, जैसे किसी स्पीसीज का आप जीव देखेंगे तो उनकी आकृति, संरचना, आकार समान होने के कारण उनमें एक सदृशता होती है। आप उसकी स्पीसीज को पहचान जाते हैं। शरीर की संरचना समान होने के लिए उनका डीएनए का जो ब्लूप्रिंट होता है वह भी लगभग समान होना चाहिए। जैसे ये चीज़ें आप पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से जनन में कोशिकाएं तथा डीएनए सहायता करते हैं। तो जनन डीएनए के माध्यम से अपने समान नई संतति की उत्पत्ति करता है और जो पूर्वज जिस प्रकार के होते हैं उसी के सदृश नए जीव की उत्पत्ति होती है। जैसे कि कोशिका में केंद्रक पाया जाता है और उस केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं और उन क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाता है, जो कि डीएनए ही है जो पूर्वजों से संतानों में गुणों को प्रेषित करता है या संचरित करता है। जिस प्रकार के पूर्वज होंगे उसी के सदृश या उसी के समान, हूबहू तो आप नहीं कह सकते, लेकिन उसी कैटेगरी का जीव संतान के रूप में उत्पन्न होगा। जैसे कि आपने यह कभी नहीं देखा होगा कि हाथी का बच्चा कुत्ते के समान दिख रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। मछली का बच्चा आपने मगरमच्छ के समान नहीं देखा होगा। गाय का बछड़ा आपने भैंस के बच्चे के समान नहीं देखा होगा। यदि इंसान जनन करता है तो उसके द्वारा इंसान की ही उत्पत्ति होती है। यदि कोई गाय बछड़े को जन्म देती है तो वह अपने पूर्वज के समान या गाय के समान ही दिखता है। यदि कुत्ता अपनी नई संतान की उत्पत्ति करता है तो उसकी संतान भी पूर्वज के समान ही दिखाई देगी। तो आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार के पूर्वज होंगे उसी के सदृश संतानों की उत्पत्ति होती है और यह प्रक्रिया डीएनए के माध्यम से पूरी की जाती है। इन जो कोशिका के केंद्रक में डीएनए होता है, यह प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा सूचनाओं को आगे बढ़ाता है। प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा सूचनाओं को आगे बढ़ाता है। विभिन्न प्रोटीन के कारण शारीरिक अभिकल्प में विविधता भी होती है। जैसे प्रोटीन की संरचना के कारण आगे आने वाली संतति की संरचना में भी परिवर्तन या विविधता होती है। जनन के दौरान डीएनए का मुख्य कार्य, जब नई संतान की उत्पत्ति होती है और नर तथा मादा युग्मक का संयुग्मन होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में जैसे एकल जीवों के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति की जाती है, तो जब संतानों की उत्पत्ति होती है उसमें डीएनए का मुख्य कार्य
प्रतिकृति बनाना होता है या पूर्वजों की गुणसूत्रों की कॉपी बनाना होता है, जिससे कि उसकी संतान भी उसी के सदृश उत्पन्न हो। आपको ये समझ में आया होगा कि जनन किस प्रकार से होता है और जनन में डीएनए किस प्रकार सहायता करता है तथा पूर्वजों के सदृश ही संतानों की उत्पत्ति क्यों होती है। जनन कोशिका में डीएनए की दो प्रतिक्रियाएं बनती हैं, दो प्रतिकृतियां बनती हैं या दो कॉपियां बनती हैं जनन कोशिकाओं में, जिनके द्वारा नई संतानों की उत्पत्ति होती है। जिन कोशिकाओं के द्वारा उसमें डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती हैं या दो कॉपियां बनती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, और जब वह गुणसूत्र आपस में मिलेंगे तो सीधी सी बात है वह डबल हो जाएंगे। जब डबल गुणसूत्र संतानों में जाएंगे तो उनका अलग होना भी आवश्यक है। जैसे कि मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जब नर तथा मादा युग्मक मिलेंगे तो 46 गुणसूत्र मिल जाएंगे या 23 जोड़ी गुणसूत्र मिल जाएंगे, जिससे कि संतानों में डबल गुणसूत्रों की संख्या पहुंचेगी। तो इनका अलग होना भी आवश्यक है, क्योंकि संतानों में भी उतने ही गुणसूत्र होने चाहिए जितने कि पूर्वजों में हैं। तो इनका अलग होना भी आवश्यक होता है। यह प्रक्रम डीएनए से गुणसूत्रों को आधी कर देता है। जीवों में जब युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, तो वहाँ पर कोशिकीय विभाजन के द्वारा डीएनए के गुणसूत्रों को आधा कर दिया जाता है, जिससे कि नई संतान में भी उतने ही गुणसूत्र पहुँचते हैं जितने कि पूर्वजों में हैं। तो जैसे कि नई संतानों की उत्पत्ति होती है, उनमें कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यह विभिन्नताओं की आवश्यकता क्यों होती है? विभिन्नताओं की आवश्यकता इसलिए होती है कि जैसे पर्यावरण में आकस्मिक परिवर्तन हुआ, पर्यावरण में आकस्मिक परिवर्तन हुआ और तापमान कम हो गया, तो यदि जीवों में विभिन्नता है तो वह जीव इस तापमान में ढल जाएगा, इसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करने लगेगा और अपने अस्तित्व को बचा लेगा। यदि पर्यावरण में परिवर्तन हुआ और तापमान अधिक हो गया, तो यदि जीवों में विभिन्नता है तो जो जीव इस तापमान को या इस तापमान के अनुकूल अपने आप को परिवर्तित कर लेगा, उस जीव का अस्तित्व बना रहेगा, और जो जीव इस तापमान के अनुरूप खुद को परिवर्तित नहीं कर पाया, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए जीवों में विभिन्नता भी आवश्यक होती है। आपको समझ में आया होगा विभिन्नता की आवश्यकता क्यों होती है। यह स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। और जनन में होने वाली विभिन्नताएं जैव विकास का आधार हैं। इसका अध्ययन हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। इसका अध्ययन अगले आने वाले चैप्टर में करेंगे। आपको समझ में आया होगा कि जनन क्या होता है और किस प्रकार से जनन होता है, किस प्रकार से गुणसूत्रों का संतति कोशिकाओं में या संतानों में संचरण होता है। अब देखेंगे जनन के अंतर्गत अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में एकल जीव के द्वारा नई संतानों की उत्पत्ति की जाती है। आप आसान भाषा में कह सकते हैं कि ऐसा जनन जिसमें दो लिंग के जीवों का होना आवश्यक नहीं होता, वह अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन अध्ययन करने से पहले
इसको समझ लेते हैं जो स्लाइड आपको दिख रही है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जनन के दो उद्देश्य होते हैं, एक व्यक्ति विशेष का संरक्षण और दूसरा जाति की श्रृंखला बनाए रखना। जनन इसीलिए आवश्यक है, व्यक्ति विशेष का संरक्षण। यदि मानव में जनन हो रहा है तो मानवों का संरक्षण, या पूर्वजों ने संतानों को जन्म दिया तो उसकी जाति का संरक्षण हुआ, अर्थात उसकी पीढ़ियां लगातार आगे चलती रहेंगी। दूसरा, जाति की श्रृंखला बनाए रखना। जैसे मानव जाति यदि जनन करती है, जनन के माध्यम से नई संतानों की उत्पत्ति करती है, तो वह नई संतानें जब मैच्योर होंगी तो वो भी नई संतानों की उत्पत्ति करेंगी और इस प्रकार से एक श्रृंखला बनती चली जाएगी, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी मानव जाति आगे बढ़ती चली जाएगी। यदि जनन नहीं करेंगे तो वहीं से उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दोनों का आधार पोषण है, दोनों का आधार पोषण है। पोषण के माध्यम से ही इनका संरक्षण हो सकता है। यदि जीव जन्म लेता है तो उसे शारीरिक क्रियाकलाप तथा आगे पीढ़ियों को बढ़ाने के लिए या आगे नई संतानों की उत्पत्ति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी और वह ऊर्जा उन्हें पोषण से प्राप्त होगी और यह ऊर्जा उन्हें पोषण से प्राप्त होगी। पोषण से ही संरक्षण, वृद्धि और जनन होता है। यदि जीव जन्म लेता है तो उसकी वृद्धि भी होती है, वह जनन भी करता है और उसका संरक्षण भी आवश्यक है। उसका जो शरीर है या बॉडी है तो उसका संरक्षण भी आवश्यक है। उस शरीर को, उस बॉडी को निरंतरता प्रदान करने के लिए तथा क्रियाशील रखने के लिए पोषण आवश्यक है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा पोषण के माध्यम से प्राप्त होती है। जीवधारियों के अंतर्गत वनस्पति और प्राणी दोनों आते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हर बार यहाँ पर जीव का प्रयोग किया जा रहा है, निर्जीव का प्रयोग नहीं किया जा रहा। तो जीव के अंतर्गत वनस्पतियाँ या पौधे, पादप तथा प्राणी दोनों आते हैं, जंतु दोनों आते हैं। आप कह सकते हैं कि जीव के अंतर्गत पादप और जंतु दोनों आते हैं। दोनों में ही जैविक घटनाएं घटित होती हैं, दोनों में भी जैविक घटनाएं घटित होती हैं। दोनों की जनन विधियों में समानता है पर सूक्ष्म विस्तार में अंतर अवश्य है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोनों की जनन विधियों में दोनों की संतान उत्पन्न करने में लगभग समानता होती है, लेकिन कुछ परिवर्तन भी होते हैं, कुछ अंतर भी होता है। उनके नई संतान के उत्पन्न करने में कुछ अंतर भी होता है। जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति के माध्यम से होती है। जनन की मूल घटना जो नई संतानों की उत्पत्ति होती है वह डीएनए की कॉपी बनाने के माध्यम से होती है। जैसे पूर्वजों के माध्यम से युग्मकों का संयुग्मन हुआ, उन युग्मकों के माध्यम से डीएनए के माध्यम से गुणसूत्र नई संतति में पहुँचे, तो अर्थात पूर्वजों से डीएनए के माध्यम से उनके गुणसूत्रों को कॉपी किया गया और डीएनए जब नई संतानों में पहुंचा, जो नई उत्पन्न होने वाली संतानें हैं, उन गुणसूत्रों की कॉपी वहां पर नई संतानों में उत्पन्न हुए। पूर्वजों के द्वारा गुणसूत्रों को कॉपी करके नई संतानों तक पहुंचाना डीएनए का कार्य होता है। डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। आनुवांशिक क्या होता है? जो आनुवांशिक आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो पूर्वजों के या कह सकते हैं पुराने वंश के गुणों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, यही आनुवांशिक गुण होते हैं, या पूर्वजों के गुणों को संतानों तक पहुंचाना आनुवांशिक गुण होते हैं। जो गुण पूर्वजों में मौजूद होते हैं उसी प्रकार के गुणों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना या उसी प्रकार के क्रियाकलाप या उसी के सदृश नई संतानों की उत्पत्ति इन्हीं आनुवांशिक गुणों या डीएनए के माध्यम से होती है, जो जनक से संतत पीढ़ी में जाता है। जनक अर्थात जन्म देने वाला, जिससे नई संतानों की उत्पत्ति होती है उसे हम जनन कहते हैं। जनक से संतति पीढ़ी में पहुंचाया जाता है। किनको? आनुवांशिक गुणों को।
विभिन्नता का महत्व, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि विभिन्नता का महत्व क्या होता है। जैसे जीवों में कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं, नई संतानों की उत्पत्ति जब होती है उनमें कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो इनकी आवश्यकता को क्यों होती है, इनका महत्व क्या होता है। विभिन्नता का महत्व लंबे समय तक प्रजाति या स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। लंबे समय तक प्रजाति या स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। विभिन्नता का महत्व यही होता है कि यदि जैसे आज या वर्तमान की वातावरणीय परिस्थितियां कुछ और हैं, हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद या 50 साल बाद इस वातावरण की परिस्थितियां कुछ और हों, तो उस समय जो वातावरण की परिस्थितियां होगी, यदि उनके अनुकूल उस समय की स्पीशीज या उस समय जन्म लेने वाली संतति उस पर्यावरण के अनुकूल नहीं ढल पाएगी, तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए विभिन्नता आवश्यक है। जैसे आप कुछ 100 साल पहले देखेंगे, यदि उस समय का तापमान कुछ और रहा होगा और आज का तापमान कुछ और है, तो यदि जीवों में विभिन्नता नहीं पाई जाएगी और जो जीव विभिन्नता नहीं दर्शाएगा तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे कि इस समय जो भी जीव इस वर्तमान परिस्थितियों में रह रहा है, यदि अपने आप में या नई उत्पन्न होने वाली संतानों में विभिन्नता नहीं होगी और अगर भविष्य में यही टेम्परेचर जो आज है इससे कहीं ज़्यादा हो गया, तो जो जीव उस टेम्परेचर को बर्दाश्त करेगा वही जीवित रहेगा, बाकी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यदि जो तापमान आज है भविष्य में इस तापमान से या इस पर्यावरणीय दशाओं से उस समय का तापमान या उस समय की पर्यावरणीय दशाएं कुछ भिन्न हो गई, तो इस समय जो जीव हैं यदि वह विभिन्नता नहीं दर्शाएंगे या नई संतानों में विभिन्नता नहीं होगी, तो हो सकता है कि उस समय उनका अस्तित्व खत्म हो जाए, उस समय के उस तापमान में वह ना रह सकें। जैव विकास का आधार भी है। जैव विकास का आधार अर्थात इन पीढ़ियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए विभिन्नता आवश्यक है।